नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने प्रीवियस सेशन में हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उन पर हम लोगों ने एक सारगर्भित चर्चा की। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इस क्रम में जो आज का सेशन है, सेशन का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज मूलतः किस भाषा में लिखी गई? गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। उस पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है कि गांधी ने मूलतः ये पुस्तक किस भाषा में लिखी थी। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है कि हिंद स्वराज जो है ये मूलतः किस भाषा में लिखी गई। आपके ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती या फिर मराठी। तो क्या सही जवाब है इस प्रश्न का, ये आपको उत्तर देना है। तो देखिए, जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये गांधी जी द्वारा लिखी गई थी मूलतः गुजराती में, लेकिन चूँकि ये गांधी की पुस्तक है इसलिए आगे चलकर इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में मूलतः लिखी गई, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गुजराती भाषा। तो प्रश्न का सही आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी गांधी जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, और जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहाँ पर जो उनके साथ एक घटना होती है, उसी घटना, क्या उसको दुर्घटना कह सकते हैं, उसी दुर्घटना से संबंधित ये एक प्रश्न है कि गांधी जी को जब दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंका गया था, तब वह कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे थे? मतलब वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे जब उन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, प्रिटोरिया से डरबन, डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से मैरिसबर्ग या मैरिसबर्ग से प्रिटोरिया। इस प्रश्न का क्या सही जवाब है उसका आप आंसर करेंगे। तो देखिए, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो यात्रा कर रहे थे, जिस समय उन्हें ट्रेन से फेंका जाता है, तो वो यात्रा कर रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। तो डरबन से प्रिटोरिया तक का उन्होंने टिकट लिया था और बीच में एक स्टेशन पड़ता है मैरिसबर्ग। मैरिसबर्ग स्टेशन पर ही उनको उतार दिया जाता है और ये घटना होती है 1893 में। तो ये जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है डरबन से प्रिटोरिया। और ये घटना कब की है? ये है 1893 की। अगर आपसे सन पूछा जाए तो आपको सन भी याद रखना है कि ये घटना 1893 की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, कौन सी घटना चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद नीलहे कितने प्रतिशत धनराशि वापस करने को तैयार हो गए? तो ये एक सत्याग्रह की बात हो रही है। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में होने वाला प्रथम सत्याग्रह था। तो ये इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। हालांकि गांधी जी के साथ इसमें बहुत सारे नेता जुड़े हुए थे, जैसे कि आप देखते हैं इसमें राजेंद्र प्रसाद जुड़े होते हैं, इसमें आपके ब्रजकिशोर नारायण जुड़े होते हैं, अनुग्रह प्रसाद हैं। तो इसमें बहुत सारे नेता गांधी जी के साथ में जुड़े हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा हैं, और आपके जो गांधी जी के अपने निजी सचिव हैं मनमोहन देसाई, वो भी इसमें जुड़े हैं। मजहरुल हक इसमें जुड़े हैं। लेकिन इसका जो नेतृत्व किया था ये गांधी ने किया था, और गांधी के नेतृत्व में भारत में चलने वाला ये प्रथम सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इस सत्याग्रह की सफलता के बाद नीलहे यानी कि जो नील का उत्पादन कराते थे, जो बागान मालिक थे, उन्होंने, जो किसान थे, उन किसानों को कितना प्रतिशत धनराशि वापस करने के लिए कमिट किया, कितनी प्रतिशत धनराशि वापस की? तो इस प्रश्न का जो इसमें धनराशि वापस की वो 25% वापस की थी। यानी गांधी जी के नेतृत्व में भारत में होने वाला प्रथम सत्याग्रह जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के नाम से हुआ, वो एक सफल सत्याग्रह साबित हुआ और
जो किसान थे उनको नीलहों से 25% धनराशि वापस मिल गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ है। ये आंदोलन आपका 1920 से 1922 तक ये आंदोलन आपका चला है। तो इस आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम वकील थे, वो कौन है, उनका नाम इसमें पूछा जा रहा है। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो थोड़ी सी लॉजिक भी लगाने की ज़रूरत होती है, प्रश्न बहुत आसानी से सही हो जाता है। अब यहाँ पर हम ये जो सी और डी विकल्प हैं, अगर हम इनकी बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता दोनों की मृत्यु हो जाती है। और आंदोलन कब हो रहा है, 1920 से 22 के दौरान। ठीक, तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ दो ही हैं, इन्हीं दो में हमें सही ऑप्शन का चयन करना है कि क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसमें जो वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे सी.आर. दास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी.आर. दास। और जो असहयोग आंदोलन था, ये जब शुरू हुआ तो इसमें सी.आर. दास ने विरोध किया था इस असहयोग आंदोलन का। लेकिन उनका विरोध किस चीज़ को लेकर के था कि जो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि हम विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। तो जो सी.आर. दास का विरोध था असहयोग आंदोलन के प्रति, वो विधानसभा के चुनाव के बहिष्कार को लेकर के था। इसलिए पहले तो ये आंदोलन का बहिष्कार कर रहे थे, आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। परंतु जब इन्होंने पूरा प्रस्ताव देखा तो आगे चल करके आप देखते हैं कि असहयोग का प्रस्ताव जो कि 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन में रखा जाता है, पास होता है। तो जो नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव जिन्होंने प्रस्तुत किया वो थे सी.आर. दास। यानी कि पहले इनका विरोध था असहयोग आंदोलन के प्रति, लेकिन इनका विरोध किस कारण से था, विधान परिषदों के चुनाव के बहिष्कार को लेकर के। फिर इन्होंने ही 1920 में नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। और जब इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो गांधी जी ने कहा था कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन से जुड़ा एक और कथन महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस आंदोलन में 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया। तो ये 1 वर्ष में स्वराज का नारा भी दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा किस दिन हुई। आपके सामने ऑप्शन है 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1924, 1 जनवरी 1925 या फिर 1 जनवरी 1928। आपको इसमें सही जवाब का चयन करना है कि क्या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि स्वराज पार्टी का जो गठन है उसकी घोषणा किस दिन हुई। तो देखिए, आप देखते हैं कि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है और जो गया अधिवेशन है, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सी.आर. दास। तो सी.आर. दास इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अब यहाँ पर इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर 2 गुट बन गए। एक वो जो विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार थे और दूसरे जो चुनाव में भाग लेने के पक्षधर नहीं थे। तो चुनाव में भाग लेने या ना लेने को लेकर के 2 ग्रुप बन गए और उन्हीं 2 ग्रुप में जो परिवर्तनवादी थे, जिन्हें जो चुनाव में भाग लेना चाहते थे, उन लोगों ने ये कांग्रेस से वो बाहर निकल के आते हैं। सी.आर. दास यहाँ कांग्रेस छोड़ देते हैं और कांग्रेस छोड़ करके सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ये दोनों अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाते हैं इलाहाबाद में,
तब का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। तो इलाहाबाद में एक सम्मेलन बुलाते हैं और उसी सम्मेलन में 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हो रहा है, इसके गठन की घोषणा 1 जनवरी 1923 को हो रही है। परंतु इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी पृष्ठभूमि में गया अधिवेशन जो कि 1922 में हुआ था। आप देखते हैं कांग्रेस के जो नियमित वार्षिक अधिवेशन होते थे वो दिसंबर माह में होते थे। तो जो दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में हुआ करते थे, तो दिसंबर 1922 के बाद आ गया 1923, और यहाँ पर विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना है या नहीं लेना है, इस प्रश्न पर जब विवाद हुआ तो कांग्रेस में 2 ग्रुप बन गए। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के नेतृत्व में जो लोग बाहर आ गए, उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई। इस प्रश्न का सही जवाब है 1 जनवरी 1923, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंबई समझौता कब हुआ था? 1924, 1925, 1918 या फिर 1923? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है कि बंबई समझौता, एक समझौते के बारे में बात की जा रही है, ये कब हुआ था। तो पहले तो हम ये समझ लें कि बंबई समझौता क्या था। तो जो बंबई समझौता है, ये इसी समझौते को कहते हैं गांधी-दास पैक्ट। इस समझौते को गांधी-दास पैक्ट भी कहते हैं। गांधी-दास पैक्ट, दास मतलब सीआर दास। तो जाहिर सी बात है, ये जो समझौता हुआ था गांधी जी और सीआर दास के बीच में हुआ था। तो आप देखते हैं कि 1923 में जबकि स्वराज पार्टी का गठन हो रहा है, तो ये स्थिति बन रही थी जैसे 1907 में एक बार जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल, 2 अलग अलग गुट आमने सामने आ गए थे। और फिर 1907 में जो गरम पंथी थे, जो गरम विचारधारा के लोग थे, उन लोगों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। तो उसे कांग्रेस में प्रथम फूट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के विभाजन के नाम से जाना जाता है, या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस में इस तरह की कोई फिर से फूट ना पड़े, जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये किसी भी तरह से इसको कोई क्षति ना पहुँचे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब स्वराज पार्टी का गठन हुआ, तो स्वराज पार्टी के गठन के बाद 1923 में ही एक सम्मेलन, एक अधिवेशन, विशेष अधिवेशन बुलाया गया दिल्ली में, और वो मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में बुलाया गया था। फिर आगे चल करके उस अधिवेशन में जो भी बातें हुई थी, उनको कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, जो स्वराज पार्टी है ये चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब गांधी-दास पैक्ट हुआ तो गांधी-दास पैक्ट में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया गया कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का एक अभिन्न अंग रहते हुए चुनाव लड़ेगी। यानी कि जो स्वराज पार्टी है ये कांग्रेस से बाहर नहीं है, ये कांग्रेस से पृथक एक पार्टी नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के एक अंग के रूप में ही चुनाव में भाग लेगी। तो ये इस समझौते में हुआ था, गांधी-दास पैक्ट में। और ये समझौता कब हुआ है? ये समझौता हुआ है 1924 में। और इस समझौते की पुष्टि के लिए, इस समझौते की पुष्टि जो होती है वो आगे चल कर के आप देखते हैं कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जहाँ पे गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो उस बेलगांव अधिवेशन में इस समझौते की पुष्टि कर दी जाती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया बम्बई समझौता कब हुआ? ये 1924 में हुआ। साथ ही साथ आपको ये भी समझना है किसके मध्य हुआ, गांधी और दास के मध्य में हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1924। बाकी जितनी भी इससे संदर्भित जो भी व्याख्या हो सकती थी वो आपके सामने चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी ने इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांग किस पत्र के माध्यम से रखी? यहाँ पे एक पत्र पूछा जा रहा है कि आप देखते हैं कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया जाता है। इससे पहले असहयोग आंदोलन के दौरान
स्वराज का नारा दिया गया, लेकिन उस स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है। हालांकि हजरत मोहानी जो है वो कहते हैं कि स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ था। ये विचार हजरत मोहानी ने रखा था। आगे चल कर के जो 1921 में जो हजरत मोहानी स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए ऐसा विचार रखते हैं, ये कहाँ पर आकर के पारित होता है? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उसी समय ये घोषणा की जाती है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब दिसंबर में तो अधिवेशन हो रहा है, दिसंबर के बाद अगला महीना जनवरी शुरू हो जाता है, तो जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और साथ ही साथ वहीं से एक अन्य घोषणा की जाती है कि गांधी जी के नेतृत्व में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। तो गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, इसकी घोषणा भी होती है 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके अब देखिए 26 जनवरी 1930 को मनाया गया पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद 31 जनवरी को गांधी जी इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे रखते हैं कि ये 11 सूत्री मांग अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं प्रारंभ करेंगे। लेकिन वो जो 11 सूत्री मांगे वो प्रस्तुत करते हैं, इरविन उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, और आगे चलकर आप देखते हैं कि 5 मार्च 1930 को गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च प्रारंभ होता है, और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बना करके, नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश होता है। तो ये जो 11 सूत्री मांगे रखी थी, वो 11 सूत्री मांगे गांधी जी ने किस पत्र के माध्यम से रखी थी, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब है यंग इंडिया। यंग इंडिया जो समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र है आपका गांधी का, जबकि यंग इंडिया के नाम से जो पुस्तक है वो है लाला लाजपत राय की। तो यंग इंडिया में ध्यान रखिएगा, अगर समाचार पत्र है तो गांधी, और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित किया जाता था, जबकि यंग इंडिया जो पुस्तक है वो लाला लाजपत राय की है। यहाँ पर गांधी ने इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे यंग इंडिया पत्र के माध्यम से रखी थी। कब रखी थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 31 जनवरी 1930 को रखी थी, जब इन मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया, कोई भी इनका परिणाम नहीं निकला, तो इसके बाद प्रारंभ होता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी पृष्ठभूमि बनती है 5 मार्च 1930 को दांडी मार्च से, और फिर 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात माना जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एक स्टेटमेंट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। यह कथन गांधी ने किस आंदोलन के समय कहा था? यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और 4 आंदोलन दिए हुए हैं, इसमें से 3 आंदोलन हैं और 1 सत्याग्रह है। इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए, अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह एक क्षेत्रीय सत्याग्रह था, क्षेत्रीय आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण के जो किसान थे, नील किसान, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सत्याग्रह किया गया था, और एक सफल सत्याग्रह था, 1917 में हुआ था, और गांधी जी के नेतृत्व में ये संपन्न हुआ था और सफल रहा था। असहयोग आंदोलन के समय आप देखते हैं कि जो इसमें नारा दिया गया था, वो नारा दिया गया था 1 वर्ष में स्वराज, कि यदि हम असहयोग के प्रस्ताव पर अमल करेंगे तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त हो जाएगा। इस आंदोलन के समय जो गांधी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था,
और जो असहयोग आंदोलन है, आप देखिए असहयोग और खिलाफत एक साथ में चल रहे थे। मुद्दा था खिलाफत का, और खिलाफत के मुद्दे में ही असहयोग को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करके असहयोग आंदोलन चला था, जो तुर्की के खलीफा की सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया था पूरा जो सुन्नी मुसलमान थे उनके द्वारा। और उसमें गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता के एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखा, और उन्होंने जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनी थी उसके वो अध्यक्ष बने, और वहीं पर उन्होंने असहयोग को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करने का सुझाव रखा, और आगे चलकर यह असहयोग आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो ये असहयोग आंदोलन नहीं है इसका आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में जो गांधी जी का कथन है, यहाँ पर भी कथन दिया था, वो उसमें कथन दिया था शेर जैसी हिंसा, मतलब जो सरकार है ये इसके द्वारा जो हिंसा की जा रही है, जो दमन किया जा रहा है आंदोलनकारियों का, उसकी तुलना की गई थी शेर जैसी हिंसा से। बच गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है। जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी सांकेतिक रूप से नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, उसके बाद वो जो पत्रकार होते हैं, जो मीडिया होती है, उससे मुखातिब होते हैं और उनके सामने जब ये बात करते हैं तभी कहते हैं कि एक पूरे विश्व को ये एक मैसेज देते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार के इस युद्ध में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 16 अगस्त 1946 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा? इसका आपको चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं सभी विकल्पों को। 22 अक्टूबर 1939, 22 अक्टूबर 1939 भी महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि आप देखते हैं कि 1937 में चुनाव होते हैं और चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और 3 प्रांतों में कांग्रेस जो है एक बड़े दल के रूप में उभर के आती है। तो फाइनली कांग्रेस जो है वो 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना लेती है। तो ये जो 8 प्रांतों में सरकार बनाई है कांग्रेस ने, ये सरकार 28 माह तक चलती है। टोटल 28 माह तक इसका कार्यकाल रहा। क्यों ऐसा रहा? क्योंकि उसी समय 1939 में आप देखते हैं प्रारंभ हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो इंग्लैंड अपनी तरफ से भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर देता है। तो इंग्लैंड के द्वारा भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किए जाने के विरोध में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल है ये 28 माह के बाद इस्तीफा दे देते हैं, और इस समय तक जो कार्यकाल हुआ ये मात्र 28 माह का कार्यकाल रहा। तो 22 अक्टूबर महत्वपूर्ण है कि इस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुक्ति दिवस। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? कि मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। फिर 16 अगस्त 1946, इस प्रश्न का सही जवाब है 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की जो घटना है ये 16 अगस्त 1946 की है, और इसका प्रारंभ होता है, एक स्थान है नोआखाली से, और बहुत इसमें सांप्रदायिक हिंसा होती है। बहुत जो ये घटना है बहुत दर्दनाक घटना होती है। तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 16 अगस्त 1946। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 2 सूचियां दी हैं जिनको
जिनमें ये पहचान करनी है कि कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं, दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हैं। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये अरविंद घोष बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अरविंद घोष की एक और पुस्तक आपको याद रखनी है, वो है लाइफ डिवाइन। बहुत ही चर्चित पुस्तक है अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन। ये भी आपको याद रखनी है, एज इट इज़ पूछी जा सकती है कि लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। मेरे जीवन और समय की यादें, ये विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है, ये भी सही सुमेलित है। साथ ही साथ विपिन चंद्र पाल की भी एक और पुस्तक याद रखिए, द सोल ऑफ इंडिया। सोल ऑफ इंडिया, ये भी विपिन चंद्र पाल की पुस्तक है, इसको भी याद रखिए। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल ये तिलक की पुस्तक नहीं है, बल्कि बॉम्बे क्रॉनिकल के जो लेखक हैं वो हैं एक प्रमुख नरमपंथी नेता फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल के लेखक फिरोज शाह मेहता हैं, तिलक नहीं है। ये अपने लेखक के साथ सुमेलित नहीं है, तो यही इसका सही आंसर है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की पुस्तक है। साथ ही लाला लाजपत राय की पुस्तकों में हम और देख लेते हैं, एक है इनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, और साथ ही साथ इनकी एक और पुस्तक है यंग इंडिया। यंग इंडिया, इसी के माध्यम से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस से जुड़ा सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है बॉम्बे क्रॉनिकल। साथ ही साथ जो अन्य यहाँ पर पुस्तकें दी हुई हैं उनके क्या सही लेखक हैं वो भी आपके सामने चर्चा है, और किन लेखकों की और क्या क्या पुस्तकें हैं वो सब आपके सामने हैं। ज़रूर इनको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से या तो आपको सुमेलित कराने के लिए, या आपसे मैच कराने के लिए, या इंडिविजुअल पुस्तक भी लेखक के नाम से पूछी जा सकती है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे सारे संदर्भ जो भी आपके सामने हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ज़रूर ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें पूछा जा रहा है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व। एनी बेसेंट है, सरोजनी नायडू हैं, विजयलक्ष्मी पंडित हैं, नेली सेन गुप्ता हैं। तो यहाँ पर एनी बेसेंट भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी, परंतु ये भारतीय महिलाओं की तरफ से नहीं शामिल हुई थी, ये शामिल हुई थी राष्ट्रीय दल की तरफ से। और राष्ट्रीय दल की तरफ से एनी बेसेंट और साथ ही साथ जो अन्य व्यक्ति शामिल हुए थे वो शामिल हुए थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, तो ये दोनों लोग आपके शामिल हुए थे राष्ट्रीय दल से। सरोजनी नायडू और साथ ही साथ इनके बेगम शहनवाज, ये शामिल हुई थी बेगम शहनवाज, ये एक अतिरिक्त सदस्य के रूप में भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। विजयलक्ष्मी पंडित किसी भी गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, और नेली सेन गुप्ता, इनका जो रिलेवेंस है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तृतीय महिला अध्यक्ष बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। तो यहाँ पर एनी बेसेंट राष्ट्रीय दल से थी, और राष्ट्रीय दल से दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक एनी बेसेंट थी, दूसरे मदन मोहन मालवीय थे। भारतीय महिलाओं की तरफ से दो प्रतिनिधि थे, जो मुख्य प्रतिनिधि नामित किया गया था सरोजनी नायडू को, उनके साथ में एक अतिरिक्त प्रतिनिधि के रूप में बेगम शहनवाज को नियुक्त किया गया था, नामित किया गया था, दोनों लोग गए थे। साथ ही साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया था,
और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ये सभी संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी संदर्भ से प्रश्न उठाया जा सकता है। आपका प्रश्न सही होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को देख लेते हैं, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का विरोध किया गया? वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ था। पहली बार गान हुआ था वंदे मातरम का। और किसके द्वारा गाया गया था? ये गाया गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और वंदे मातरम की गायन अवधि क्या है? जैसे हम जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी गायन अवधि 52 सेकेंड है, वैसे ही जो आपका वंदे मातरम है, इसकी जो गायन अवधि है वो है 65 सेकेंड। तो यहाँ पर जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है, ये किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर वंदे मातरम का पहली बार गान किया गया था। वंदे मातरम लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और गान किसके द्वारा किया गया? प्रथम बार किसने गाया है? वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है। इसकी गायन अवधि क्या है? 65 सेकेंड है। तो ये सभी चीज़ें, सभी संदर्भ यहाँ पे महत्वपूर्ण है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन किया गया। राष्ट्रगान, इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन किया गया था। राष्ट्रगान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। लिखा किसने था? ये लिखा भी रविंद्रनाथ टैगोर ने था और इसका गायन भी रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान का गायन होता है। इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, इसमें आप देखते हैं कि एक तरफ कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिलते हैं। साथ ही साथ जो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल में दूरी बनी थी, जो कांग्रेस का विभाजन हो गया था और गरमपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, तो पुनः गरमपंथी जो हैं या जो गरम दल के लोग हैं वो पुनः कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं 1916 में। यानी कि इसमें एक तरफ तो कांग्रेस लीग पैक्ट होता है और दूसरी इस अधिवेशन की विशेषता है नरम दल और गरम दल ये दोनों वापस साथ में आते हैं। ठीक है, तो गरम दल वाले पुनः इसी अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल होते हैं। इस संदर्भ में ये अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, ये ही इस प्रश्न का सही जवाब है। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन, काकीनाडा आपका केरल में है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना मोहम्मद अली ने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से अध्यक्ष के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है डी, 1923 का काकीनाडा अधिवेशन। साथ ही साथ ये जो भी अधिवेशन यहाँ पे दिए हुए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो संदर्भ जिस अधिवेशन के साथ महत्वपूर्ण है वो सभी चर्चा आपके सामने हो रही है और आप इनको ध्यान से सुने और जो महत्वपूर्ण तथ्य लगे उनको अपने साथ नोट कर लें ताकि आपकी तैयारी जो है एक सही गति और सही दिशा के साथ आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। द्विराष्ट्र यानी कि दो राष्ट्रों, ये वही दो राष्ट्र की बात हो रही है कि एक भारत और एक पाकिस्तान जैसे दो राष्ट्र बने तो मुस्लिम आबादी के लिए एक पृथक राष्ट्र हो, वो जो कॉन्सेप्ट है उसके यहाँ पर माना जाता है कि उसके सूत्रधार कौन थे, उसके प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, सिकंदर हयात खान। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, कौन द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो देखिए
इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने, आपको मालूम है कि 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ये एक अखिल भारतीय आंदोलन था और ये आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चलता है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग है इसका इलाहाबाद में अधिवेशन होता है 1930 में। तो 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद इकबाल, और यहीं से मोहम्मद इकबाल पहली चीज़ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध करते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक राष्ट्र हो इसका प्रस्ताव रखते हैं। तो चूँकि मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राष्ट्र हो इसका जो प्रस्ताव है ये मोहम्मद इकबाल रखते हैं, इसलिए द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो मोहम्मद इकबाल ही माने जाते हैं। तो यहीं पर इन्होंने पृथक राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। हालांकि इन्होंने उस पृथक राष्ट्र का नाम नहीं सुझाया था कि वो पृथक राष्ट्र का नाम क्या होगा, और वो जो नाम सुझाया है पृथक राष्ट्र का वो सुझाया है चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली भी मोहम्मद इकबाल के एक अच्छे फ्रेंड थे, कैम्ब्रिज में साथ में पढ़ने वाले इनके सहपाठी थे। तो इन्होंने 1933 में नाम सुझा दिया। क्या नाम दिया? पाकिस्तान दिया। और किस पत्र के माध्यम से इन्होंने ये नाम दिया था या किस पंपलेट के माध्यम से दिया था? तो उसका नाम है नाउ आर नेवर। तो नाउ आर नेवर पत्र के माध्यम से इन्होंने ये नाम सुझाया था। क्या नाम सुझाया था? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान शब्द के अगर आपको सृष्टा पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया तो वो हैं चौधरी रहमत अली। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। और ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये आपका कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1940 में। मतलब जो 1930 में एक पृथक राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव रखा गया, 10 साल बाद 1940 में ये पृथक राष्ट्र का सिद्धांत पारित कर दिया गया। और आगे चल कर के जिन्ना कहते हैं कि हमें पृथक राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, किसी भी समझौते पे हम सहमत नहीं हो सकते, हमें पृथक राष्ट्र चाहिए और लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान, ये इनका स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रतिपादक मोहम्मद इकबाल हैं। साथ ही साथ कब किस अधिवेशन में उन्होंने ये अपना प्रस्ताव रखा था? 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता भी इकबाल ने की थी। और साथ ही साथ किसने पाकिस्तान का नाम सुझाया था? नाम सुझाया था चौधरी रहमत अली ने। कब सुझाया था? 1933 में। किस पंपलेट या किस पर्चे के माध्यम से? नाउ आर नेवर के माध्यम से। और द्विराष्ट्र सिद्धांत कब पारित किया गया? 1940 में। सभी संदर्भ महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी, मोहम्मद इकबाल। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक पर्टिकुलर आंदोलन कि इस आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद के बारे में आप जानते हैं 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मौलाना आज़ाद ने। और उसके बाद से लेकर के 1946 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता है। अतः 1940 से लेकर के 1946 तक आपके मौलाना आज़ाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हो रहा है? ये आंदोलन आपका प्रारंभ हो रहा है 1942 में। तो अब 1940 से 46 तक जब कार्यकाल है तो 1942 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? मौलाना आज़ाद। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मौलाना आज़ाद। बाकी जितने भी जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत के जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे।
जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का गौरव है। और साथ ही साथ 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 2 व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं और दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस में सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। 3 बार दोनों ही लोग कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। सुभाष चंद्र बोस ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, एक बार 1938 में, जबकि निर्विरोध ये चुने जाते हैं, और दूसरी बार 1939 में, जबकि 1939 में गांधी की तरफ से गांधी समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट आते हैं और पट्टाभी को हरा करके सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और पट्टाभी की हार पर गांधी जी कहते हैं कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, यानी पट्टाभी नहीं हारे हैं, गांधी हारा है, ये 1939 में कहते हैं। और आगे चलकर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसमें कुछ मतभेद होने पर सुभाष चंद्र बोस अपने पद से त्याग दे देते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ देते हैं, और इनके पद छोड़ने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण संदर्भ हैं सब आपके साथ में चर्चा की गई है। कोई भी संदर्भ ऐसा नहीं है जहाँ से प्रश्न बना ना हो या आगे बनने की संभावना ना हो, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों की संख्या पे ध्यान ना दें, प्रश्नों की संख्या कम है, परंतु हर प्रश्न के साथ में 4 से लेकर 6 प्रश्नों तक की व्याख्या है। व्याख्याओं पर विशेष ध्यान दें। आपका परीक्षा में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा गलत नहीं होगा। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और सही जवाब करके आ जाएंगे। अपनी सफलता आप सुनिश्चित करके आएंगे। तो इसी के साथ में आप बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। कल मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, और इसी तरह हम लोग जुड़े रहेंगे, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से अपनी तैयारी में निखार लाते रहेंगे। और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।